सीरिया के लोग जो है वो कैप्टागन जैसे नशे का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर वो घुस चुके हैं क्योंकि रोटी कमाने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अमेरिका ने सीरिया को पहले गिराया, फिर उसी को तोड़कर उसी की ही हेल्प करने का नाटक अमेरिका ने करना शुरू किया और इसी को कहते हैं असली दोगलापन, इसी को कहते हैं असली हिपोक्रेसी। जिस लीडर को अमेरिका $10 मिलियन की बाउंटी का जिसके सर के ऊपर इनाम रखता था, जिसको आतंकवादी बोलता था, आज उसी के साथ पीस डील और ऑयल पाइपलाइन टॉक्स जो है वो अमेरिका कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सीरिया की कहानी एक ऐसा ड्रामा है जहां अमेरिका हीरो भी बनना चाहता है और विलन भी। एक तरफ अमेरिका ने सीरिया पर इतने हैवी सैंक्शंस लगाए कि सीरिया की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट जमीन पर ला दिया। 2011 में सीरिया की जीडीपी थी लगभग $67.5 बिलियन और आज सिर्फ $9 बिलियन के आसपास ही रह चुकी है। मतलब सीरिया की इकोनॉमी को अमेरिका के सैंक्शंस ने इतना ज्यादा खराब किया कि उसकी कोई हद नहीं है। बिजली का कंजम्पशन जो होता है किसी भी देश के अंदर एक सिंबल होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट का, लेकिन 2010 से 2024 के बीच में सीरिया में आज सिर्फ 17% एरिया के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। बाकी देश जो है सीरिया वो अंधेरे के अंदर ही डूबा हुआ है और एक्सपोर्ट सीरिया के जो पहले $18 बिलियन के भी ऊपर थे वो अब सिर्फ $1.8 बिलियन तक आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया का डॉलर बेस्ड ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया था। किसी भी कंपनी को सीरिया के साथ बिजनेस करने पर डायरेक्ट धमकी मिलती थी, या तो सीरिया से या फिर दुनिया से अलग हो जाओ, या तो सीरिया से बिजनेस करो या फिर दुनिया से बिजनेस करो। और आज भी वो सैंक्शन जो है वो जिंदा है, जिन्हें अभी हटाने की बात हुई है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें वो सीरिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटाने का जिक्र कर रहे थे। खैर, उस पर आएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। हालात ये है अभी कि सीरिया के लोग जो है वो कैप्टागन जैसे नशे का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर वो घुस चुके हैं क्योंकि रोटी कमाने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और इस सब का असर सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं है। सीरिया की करेंसी, जिसे सीरियन पाउंड बोला जाता है, लगभग वर्थलेस बन चुका है। 2011 में एक यूएस डॉलर जो था वो 47 सीरियन पाउंड्स के लगभग बराबर हुआ करता था। आज वही डॉलर 14,000 सीरियन पाउंड्स के आसपास में मिलता है। यह बताता है कि अमेरिका के सैंक्शंस ने सिर्फ मार्केट नहीं, लोगों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हर 8 में से 7 सीरियन सिटीजन्स को ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। मतलब एक पूरी जनरेशन को लाइन में खड़ा कर दिया है और कोई भी चैरिटी देने के लिए भी तैयार नहीं है। और आयरनी यह है कि अमेरिका खुद ही यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर एड की बात भी करता है सीरिया के लिए, जबकि असली तो उसने ही सीरिया को इस हालात में पहुंचाया है, यही उसकी असलियत है। यह सब देखकर लगता है अमेरिका ने सीरिया को पहले गिराया, फिर उसी को तोड़कर उसी की ही हेल्प करने का नाटक अमेरिका ने करना शुरू किया और इसी को कहते हैं असली दोगलापन, इसी को कहते हैं असली हिपोक्रेसी। जहां अमेरिका पहले दुश्मन बनाता है, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जब उसे अपना फायदा दिखने लग जाता है। तो दोस्तों, और अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो है उसको सुन लीजिए। अब वही अमेरिका जिसकी वजह से सीरिया की इकोनॉमी, लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, आज उसी सीरिया के नए लीडरशिप के साथ अमेरिका हाथ मिला रहा है। हाल ही में, कल ही की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिडिल ईस्ट की ट्रिप पर निकले हुए हैं और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस से मिलने के बाद, एमबीएस से मिलने के बाद, सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद अल शरा से भी उन्होंने एक प्राइवेट मीटिंग करी थी। कभी जिस लीडर को अमेरिका $10 मिलियन की बाउंटी का जिसके सर के ऊपर इनाम रखता था, जिसको आतंकवादी बोलता था, आज उसी के साथ पीस डील और ऑयल पाइपलाइन टॉक्स जो है वो अमेरिका कर रहा है। यह मीटिंग एक सिग्नल है। अमेरिका को अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए पुराने दुश्मन भी नए दोस्त लगने लग जाते हैं और इसी नैरेटिव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरिया का सच, जीडीपी का गिरना, सैंक्शंस का इंपैक्ट और लोगों की जिंदगी कैसे तबाह हुई। साथ में अमेरिका के दोगलेपन को हम समझेंगे। कभी टेररिस्ट बोलता है, कभी हाथ मिला लेता है उन्हीं से ही। और साथ में अहमद अल शरा का राइज कैसे हुआ, एक कंट्रोवर्शियल लीडर का सडन ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो है वो कैसे शुरू हो चुका है। साथ में ऑयल और कैप्टागन, सीरिया की अंडरग्राउंड इकोनॉमी का सच क्या है, यह भी हम समझेंगे। और साथ में मिडिल ईस्ट में नई डील मेकिंग क्या हो रही है और ट्रंप का हिडन एजेंडा क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के मजे को स्टेप बाय स्टेप जो है समझने का काम करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अहमद अल शरा के साथ। एक जिहादी से सीरिया के प्रेसिडेंट बनने का सफर इनका कैसे रहा। तो दोस्तों, यह कहानी किसी स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। अहमद अल शरा एक ऐसा नाम है जो कभी अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल थे। सबसे ज्यादा बड़े आतंकवादी जो थे, जिनकी लिस्ट जो
अमेरिका बनाता था उनके अंदर इस व्यक्ति का नाम जो था वो डाला जाता था, जिसके साथ आपको डोनाल्ड ट्रंप फोटो करवाते हुए, हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, गले लगाते हुए दिख रहे हैं। समझो, जिसको कभी अल कायदा के कमांडर अल जोलनी के नाम से जाना जाता था, आज वही अमेरिका का दोस्त बन गया है। 2011 में अमेरिका ने इन्हीं के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी का इनाम रखा था। कहानी तब और उलझ गई थी जब 2015 के आसपास उसे आईसिस और दूसरे जिहादिस्ट ग्रुप से लड़ने के लिए जेल भी भेज दिया गया था। अपने ही एक्सट्रीमिस्ट बैकग्राउंड के खिलाफ इसको जेल भेजा गया था और इसके खिलाफ कई सारे कंट्रोवर्शियल केसेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और आज वही शरह अब सीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में इस नए सीरिया के प्रेसिडेंट से हाथ भी मिलाया, गले भी उनके लगे। पहले बैटल फिगर्स पहनने वाले ये शरह जो थे, पहले आर्मी की मिलिट्री वाली ड्रेस पहनने वाले, आज की डेट में ये फॉर्मल सूट के अंदर दिखाई देते हैं और डिप्लोमेसी करते हुए आपको दिखाई देते हैं। और ट्रंप ने कहा भी इस मीटिंग के दौरान कि सैंक्शंस हटाने की वो सोच रहे हैं ताकि सीरिया को एक नई शुरुआत मिल सके। ये बात खुद जो है वो कई सारे स्टेटमेंट्स, क्या कह लो कि आप, हर एक अखबार के अंदर छपी है और सारे के सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, वेस्टर्न मीडिया चैनल्स, वो ट्रंप की स्टेटमेंट को बार बार प्ले भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने अपनी ही बाउंटी जो थी उसको साइलेंटली, चुपचाप इनके सर के ऊपर जो इनाम था उसको हटाने का काम भी कर दिया। और अमेरिका के डिप्लोमेट्स अब शरह से रेगुलर बातचीत भी कर रहे हैं। और बीबीसी, जो आप जानते हैं कि यूके का एक जो न्यूज प्लेटफॉर्म है, उसने इस चीज को कंफर्म भी कर दिया है, पब्लिश भी कर दिया है कि अब इस व्यक्ति से अमेरिका के डिप्लोमेट्स जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किसी को भी कभी भी टेररिस्ट या फिर पार्टनर डिक्लेयर कर सकता है। सब कुछ टाइमिंग और नीड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यह था अल शरह का सारा स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रंप की मिडिल ईस्ट की यात्रा के बारे में। सऊदी से लेकर सीरिया तक जियोपॉलिटिक्स का यू टर्न जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे किया है। तो दोस्तों, मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला किया जो पूरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर चला गया। रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो सीरिया के ऊपर लगे सभी अमेरिकन सैंक्शंस को हटा देंगे। एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर खड़े होकर ट्रंप ने बोला दैट गुड लक सीरिया, अब आपका टाइम जो है वो आने वाला है। यह फैसला ऐसे ही नहीं आया था, यह सऊदी अरेबिया की डायरेक्ट रिक्वेस्ट पर लिया गया डिसीजन था। जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है एमबीएस ने ट्रंप से इस कर्टसी की मांग करी थी और ट्रंप ने मजाक में कहा भी था, जो कुछ भी मैं क्राउन प्रिंस के लिए करता हूं वो मैं दिल से करता हूं। यानी कि अगर आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार है तो अमेरिका जो है वो उनके अब बूट लीकिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो बन चुके हैं पर वो आज भी अंदर से बिजनेसमैन ही है। जहां से उनको पैसा दिखाई देता है वो वहीं पर पलटना शुरू हो जाते हैं, वहीं पर अपनी स्टेटमेंट्स बदलना शुरू कर देते हैं। 4 साल तो अभी हमें इनको झेलना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया को इनको झेलना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से पूरी यूएस फॉरेन पॉलिसी का रिमोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ पैसों के चलते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के चलते सऊदी अरेबिया के हाथों में दे दिया है। व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म किया कि ट्रंप शरह से ऑफिशियली मिलने वाले हैं और वो मिले भी। और एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा, से हेलो टू सीरियास प्रेसिडेंट, यानी कि अब जिसको पहले टेररिस्ट बोला जा रहा था उसे प्रेसिडेंट कह रहे हैं और हाथ मिलाया जा रहा है। यह सिर्फ सीरिया का मुद्दा नहीं था, इससे ईरान और इजराइल दोनों के लिए भी एक मैसेज गया। इजराइल ने शरह को सालों तक रिजेक्ट किया था, उसे एक्सट्रीमिस्ट बोला था, लेकिन ट्रंप ने एक ही लाइन में सारी की सारी पुरानी पॉलिसी जो थी उनको पलटने का काम कर दिया, जो हमको यह कंफर्म करता है दैट देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन डिप्लोमेसी। और यही लाइन अमेरिका का असली जियोपॉलिटिक्स का चेहरा भी दिखाती है। कल तक जिसे आतंकवादी बोल रहे थे आज उसे हाथ मिला रहे हैं, कल जिसके ऊपर बॉम्ब गिराए जा रहे थे आज उसके साथ डील कर रहे हैं। और न्यूज एजेंसीज जो है वो इस मूव को कह रही हैं अ ड्रामेटिक अबाउट यू टर्न इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। और सच ये है, अमेरिका ने यू टर्न अपने इंटरेस्ट के लिए ही लिया है। ऑयल हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया और सऊदी अरेबिया की खुशी के लिए लिया गया है। सीरिया के लोगों की जिंदगी या पहले की तबाही, उन सब का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ अमेरिका का आज का इंटरेस्ट है, उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। साथ में दोस्तों, जो पेट्रो डॉलर पॉलिटिक्स चलती है, तेल हथियार की पॉलिटिक्स जो चलती है, और साथ में ईरान का जो इस पूरे एरिया के अंदर खेल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रियाद की कॉन्फ्रेंस हॉल में सऊदी झंडे के सामने खड़े होकर ट्रंप ने जब स्पीच दी तो हर एंगल से क्लियर था कि यह शो सिर्फ नाटक नहीं है, एक बड़े जियोपॉलिटिक्स का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। यह सिंपैथी का ड्रामा नहीं था, यह तेल और ताकत के लिए खेली गई एक पावर गेम थी। ट्रंप ने खुद कहा, मैं चाहता हूं कि ऑयल रिच वेस्ट एशिया का पैसा अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर आए, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने उसी दिन
$600 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया अमेरिका को, और साथ में सऊदी अरेबिया ने 142 बिलियन डॉलर के आर्म्स परचेज डील पर भी अमेरिका के साथ साइन कर दिया। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी डील था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आप कह सकते हो कि मार्केटिंग एजेंट भी है, एक सेल्स पर्सन भी है, जो अमेरिका के हथियारों को दुनिया भर में बेचने का काम कर रहे हैं। एक सेल्समैन की तरह जाते हैं और उनसे बात करते हैं, डील करते हैं और बोलते हैं ये वाले हथियार ले लो, ये कर देंगे, ये वाले हथियार ले लो, ये कर देंगे। भैया प्रेसिडेंट का काम ये थोड़ी ना होता है। प्रेसिडेंट का काम होता है अपने देश को चलाना या फिर अपने देश की चीजों को बाहर जाकर बेचना। मेरी तो समझ से ये बाहर है, ये जो भी डिप्लोमेसी ये कर रहे हैं। बट ये इनका पुराना फॉर्मूला है, ये पुराना फॉर्मूला है, लेकिन काम अभी भी यही करता है। सऊदी को तेल बेचना है, अमेरिका को सिक्योरिटी देनी है, और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इसके बीच में जो है वो है क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ट्रंप ने भी माना सैंक्शंस हटा रहा हूं क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ये चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईरान भी इस पूरे के पूरे चेसबोर्ड का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ट्रंप ने बोला ईरान को एटम बम यानी कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन अगर ईरान पीस चाहता है तो डील करने के लिए भी मैं रेडी हूं। यानी एक तरफ सऊदी के तेल के साथ सेटिंग करी जा रही है और दूसरी तरफ ईरान को भी थोड़ा लड्डू और कुछ स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने के लिए अपने सामने लेकर आने का काम किया जा रहा है। इस पूरी स्टोरी का मोरल क्या है? जहां पैसा हो वहां अमेरिका को ना दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी याद नहीं रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट ही दिखाई देता है। कल तक जो ईरान एक्सिस ऑफ इविल था, आज उससे भी डील पॉसिबल हो रही है, क्योंकि अब गेम का नाम है पेट्रो डॉलर पॉलिटिक्स। साथ में दोस्तों सऊदी अरेबिया का किरदार यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरेबिया जो है वो यहां पर या तो मीडिएटर का काम कर रहा है या फिर मुनाफाखोरी करने का काम कर रहा है। इसको समझते हैं। इस पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पर अगर कोई सबसे चालाक प्लेयर है तो वो है सऊदी अरेबिया आज की डेट में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीरिया को फिर से अरब लीग में घुसने का पूरा प्लान भी बना लिया है और उस दोस्ती के बदले अपना पूरा फायदा भी उठाने की उनकी प्लानिंग चल रही है। और ट्रंप ने सीधा बोला कि सैंक्शन हटाओ, और ट्रंप ने बिना ज्यादा सोच विचार के उन्होंने हां भी कर दी। उसी डील के बाद सऊदी ने यूएस के साथ एक मैसिव आर्म्स डील भी साइन कर ली। मिसाइल फ्यूचर में F-35 जेट्स हो गई है, सब जो है सऊदी को मिलने वाले हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। सऊदी ने सीरिया में नए हुक्मरानों के लिए खुद को मेंटर बनाने का मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, जिससे वो ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो कम कर सके। और रीजन में टर्की हो गया, यूएई हो गया, जैसे दूसरे गल्फ पावर से पहले अपनी पकड़ जो है वो सीरिया के साथ जो MBS है वो बनाना चाहते हैं। और रॉयटर्स नाम की एक बड़ी आप कह सकते हो कि इनफेमस सी न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स ने भी ये नोट किया कि ट्रंप और MBS एक बार फिर से अपने ऑयल फॉर सिक्योरिटी मॉडल पर लौट आए हैं। सऊदी देगा तेल और इन्वेस्टमेंट और अमेरिका देगा हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट। लेकिन इस बार सऊदी एक नए रोल में भी हमको दिखाई दे रहा है। वो मीडिएटर बनने की भी कोशिश कर रहा है और मुनाफाखोरी करने की भी वो कोशिश कर रहा है। जिन इस्लामिस्ट को कभी खतरा बोला गया था, जिन लोगों को कभी खतरा बोला गया था, अब उनसे ही सुलह हो रही है और सऊदी उनको अपनी चादर में लपेटने का काम कर रहा है। आयरनी यह है कि जिन लोगों ने एक जमाने में मोनार्की और पुराने सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज वही लोग MBS के पैलेस में मेहमान बने हुए हैं। मैं अल शरा की ही बात कर रहा हूं, अगर आपको मेरा सार्केज्म समझ में आया हो तो। दोस्तों सऊदी ने पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किया, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में खुद को एक इंडिस्पेंसेबल प्लेयर बनाने के लिए। बट अब हमको सीरिया की भी बात करनी जरूरी है। क्या सीरिया में नया सवेरा आएगा? देखो जितनी मर्जी जियोपॉलिटिक्स की हम बात कर लें, बट आखिरकार लोगों की बात करना भी तो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीरिया में जो कुछ भी हुआ वहां के लोगों की जिंदगी तो बर्बाद हुई ना। तो इन सब इश्यूज के बाद, इन सब नई चीजों के बाद क्या सीरिया के अंदर नया सवेरा आएगा? क्या सीरिया की इकोनॉमी पर सैंक्शंस के हटने के बाद क्या असर पड़ने वाला है? तो दोस्तों सीरिया अब थोड़ा धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करेगा। असद के बाद जो नई इस्लामिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट बनी है, उसने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने, स्टेट फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने और करेंसी रिफॉर्म्स करने जो है वो शुरू भी कर दिए हैं। देखिए ये ग्राफ हमको दिखाता है कि 2011 में जब सीरिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था या पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ था, तो कितनी नेगेटिव ग्रोथ जो है वो 2019 तक का ये ग्राफ है, पर 2024 तक भी सीरिया की इकोनॉमी जो है वो कुछ ज्यादा ग्रो नहीं हो पाई है। अब लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने की हमको उम्मीद है। सबसे पहली बार सीरिया को सेंट्रल बैंक की फीमेल गवर्नर भी मिली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी है। अब इंपॉर्टेंट रूल्स थोड़े थोड़े जो है वो लूज होना शुरू हो जाएंगे, इंपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी सीरिया के अंदर इन्विटेशन जो है वो दी जा रही है। यूरोप ने भी कुछ सैंक्शन जो है वो अपने हटा दिए हैं, जिससे लग्जरी गुड्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम शुरू हो सकता है। जनवरी 2025 की बात है। जनवरी 2025 में अमेरिका ने टेम्परेरीली फ्यूल इंपोर्ट के लिए लाइसेंस दिया था, ताकि
सीरिया की तरफ थोड़ी एड जो है वो पहुंचाई जा सके। सबसे बड़ा स्टेप तब हुआ जब ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वो सारे सैंक्शंस को हटा देंगे। इसके बाद सीरियन डायस्पोरा और गल्फ इन्वेस्टर्स ने सीरिया में निवेश करने का सोचना भी शुरू कर दिया होगा, और कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से कई सीरियन बिलियनियर्स अब मार्केट को फर्टाइल भी मान रहे हैं। नई सरकार फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगी और अब स्टेट का कंट्रोल धीरे 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 जो है वो कम होता जाएगा। और जंग के टाइम सीरिया के एक्सपोर्ट जो 18.4 बिलियन डॉलर से गिरकर सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर तक रह गए हैं, अब उम्मीद है कि ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। देखो, चैलेंजेस तो अभी भी हैं, जैसे कि बिजली हो गई, सड़कें हो गई और बड़ा फॉरेन डेट हो गया, लेकिन सैंक्शन हटने से रिकवरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया और भारत के लिए इससे क्या सबक निकलता है, इसको भी समझ लेते हैं आखिरी में और फिर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। जो कुछ सीरिया के साथ हो रहा है वो सिर्फ एक देश का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के रूल के लिए एक एग्जाम्पल है। इंडिया के नजरिए से देखा जाए तो यह दिखता है कि दुनिया में दो तरीके के नियम चल रहे हैं, अपने लोगों के लिए आसान और दूसरे लोगों के लिए ये नियम जो है वो काफी ज्यादा सख्त होते हैं। अमेरिका और उसके दोस्त जब चाहते हैं तो अपने दोस्त देशों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो उनके अगेंस्ट होते हैं उन पर सख्त सैंक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। जब सीरिया में प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो अमेरिका ने असद को दुश्मन बोला था और उनके ऊपर काफी ज्यादा रोक लगाने का काम किया था, लेकिन जब उनका फायदा समझा तो अमेरिका ने कहा कि सीरिया को मौका देना चाहिए और सीरिया को आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक ही बात है, पर दो दो अलग अलग चेहरे हैं अमेरिका के। दुनिया के कुछ देश भी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि अमेरिका जब ईरान के साथ बात करता है तो उसकी इज्जत करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सीरिया के लिए जब सैंक्शन हटाता है तब उससे मोरल नहीं, सिर्फ अपने फायदे ही दिखाई देते हैं। इंडिया को भी यह पता है कि दुनिया में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तभी फॉलो होते हैं जब आपके पास पैसा हो और आपके पास पावर हो। जब ये दोनों मिलते हैं तभी आप नए नए फॉर्मूलाज बना सकते हो, नए नए प्रिंसिपल्स बना सकते हो। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कहा था, ये सब पावर की गेम है, सच्चाई की गेम ये बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में एक सच्चाई, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी दो तरीके से चलती है। एक तरफ वो आजादी और इंसाफ की बात करेंगे, पर जब अपने फायदे पर आते हैं तो वो अपने एलाइज को भी धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचेंगे। ये हिपोक्रेसी इतनी साफ दिख रही है कि दुनिया को समझ आ गया है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात से जो है वो पलट सकता है। इंडिया और बाकी डेवलपिंग देशों के लिए भी एक सिग्नल है कि हमें अपनी पॉलिसीज में ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। जब भी कोई प्रॉमिस आए उसके पीछे का एजेंडा समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब टाइम आ गया है कि हम अपने फायदे के लिए आगे चले, ना कि सिर्फ दूसरों के कहने पर हम आगे चलना शुरू करें। बाकी दोस्तों, आपका क्या विचार है, कमेंट में अपने थॉट जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।